हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, एक बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट लेकर के। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री में वो एक जाना पहचाना नाम है। उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में आज बेहतरीन डॉक्टर्स या इंजीनियर्स हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर अश्विनी त्यागी की, जिन्होंने आईआईटी रुड़की से केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री लेने के बाद केमिस्ट्री विषय को ही अपना जीवन बनाया। आज हम उनसे न केवल केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में बल्कि इन जनरल ओवरऑल इस विषय पे बात करेंगे कि नीट हो या फिर जेई हो, इस एग्जाम की तैयारी किस स्टूडेंट को करनी चाहिए, कब से करनी चाहिए और कितनी बार ये परीक्षा देनी चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको अश्विनी त्यागी सर के बारे में बताना चाहूँगा, बिकॉज मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में सर के साथ पढ़ाया, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। यदि आप यूट्यूब पे या गूगल में इनके बारे में सर्च करेंगे तो आपको इनके हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल केमिस्ट्री हो, और हर वीडियो पे आपको लाखों में व्यूज़ मिलेंगे। केमिस्ट्री इनके कण कण में है। तो चलिए जी, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अश्विनी त्यागी सर को निमंत्रण देता हूँ। नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्कार सर, धन्यवाद फॉर दिस इंट्रोडक्शन एंड सेम गोज़ विद यू। आपके लिए भी यही चीज़ आती है। सर के साथ मतलब एक डेकेड से ज़्यादा का अनुभव मेरा रहा है साथ में काम करने का, और मैं ये बड़े मतलब एक हम्बल वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ कि द गॉड ऑफ बायोलॉजी जब आता है सामने कि गॉड ऑफ बायोलॉजी कोई है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि डॉक्टर सचिन कपूर अगर कोई है तो वो डॉक्टर सचिन कपूर हैं। मैंने वो भी लोग देखे हैं जो इनसे पढ़ के रैंक प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब आप सोचिए ज़रा एक बार कि उन टीचर की नॉलेज की डेप्थ क्या होगी जिनसे पढ़ने के बाद लोग रैंक प्रोड्यूस कर रहे हैं। थैंक यू सो ये मच। वो शख्स हैं, ये वो शख्सियत हैं जिनके साथ आज मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। द प्लेजर इज माइन। अश्विनी सर, मैं चाहूँगा कि हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो दर्शक हैं, एक बार थोड़ा सा आपकी ब्रीफ जर्नी के बारे में जाने। बच्चों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि इंजीनियरिंग के बाद सर केमिस्ट्री पढ़ाने के इस लाइन में कैसे आए। सर, मैं जब अपनी खुद की कोचिंग स्टार्ट की थी, मैंने मतलब कोचिंग का मतलब मैं खुद कोचिंग ले रहा था एज अ स्टूडेंट, तो तब केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। और उस टाइम पे कोटा में कोचिंग करते हुए मैंने लगातार 2 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो केमिस्ट्री बिकेम माय फेवरेट फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स ओनली। उसके बाद जब मैंने एक जॉब ज्वाइन किया तो उसमें लगा मुझे बीटेक करने के बाद कि इट इज़ नॉट व्हाट आई मेंट फॉर। तो मैंने एक दिल्ली के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया और सौभाग्य से फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन होती चली गई। उसके बाद फिर मैंने एक साउथ इंडिया के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ, जो कि इंडिया के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में आता है, उसके बाद फिर दिल्ली में, जिसमें आप भी साथ में साथ में काम करते थे, तो हमने काफ़ी ये टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स में ही रिवॉल्व करते रहे ऑनलाइन को छोड़ने के बाद। ऑनलाइन में आप और हम बेंगलोर में साथ साथ थे। बिल्कुल सर। तो हम ऑनलाइन में जब आए तो मैं बच्चों को भी ये बताना चाहूँगा, पेरेंट्स को भी, कि हम कोविड से पहले ही ऑनलाइन में आ गए थे। तो वी केम टू ऑनलाइन टू फोरसी दी फ्यूचर के इंटरनेट का जो रेवोल्यूशन हो रहा है उसमें अब आने वाले टाइम पे वो बच्चे जो नीट और जेई का ड्रीम भी नहीं कर सकते थे, अब वो जेई की तैयारी करेंगे। ये चीज़ हमें 2018 के शुरुआत में ही पता चल गई थी। इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमने 2019 आई गेस मई में हमने स्टार्ट कर दिया था। तो मई में हमने स्टार्ट कर दिया था, और उन 2 सालों में हमने शायद उतने डॉक्टर्स बनाए होंगे और इंजीनियर्स बनाए होंगे जितने हमने पिछले 10-15 सालों में नहीं बनाए थे। तो ये एक कंट्रीब्यूशन है सर, बिल्कुल सर, ऑनलाइन एजुकेशन का। तो दैट इज़ हाउ इट हैज़ बीन एज फॉर मी। और 2 डेकेड्स का जो एक्सपीरियंस है उसमें बहुत सारे मैंने देखे हैं बच्चों को पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस रहा है, ऑनलाइन में क्या है फैक्टर्स, ऑफलाइन में क्या है। मोटे तौर पे मैं यही बोल पाऊँगा कि दोनों के अपने अपने प्रॉस, अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। बिल्कुल सर। सवाल तो बहुत सारे हैं सर आपसे पूछने के लिए, लेकिन शुरुआत मैं इस एक अहम सवाल से करना चाहूँगा जो कि बहुत से पेरेंट्स भी अक्सर पूछते हैं, मुझसे भी, आपसे भी पूछते होंगे कि एग्जैक्टली
किस स्टेज पे बच्चे को नीट की या जेई की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? आजकल हम लोग देख रहे हैं कि सर इवन क्लास 6th के लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स ने प्रोग्राम्स शुरू करे हैं, 7th के लिए। सो व्हाट इज़ द राइट एज और कितना समय लग जाता है इन परीक्षाओं की तैयारी में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। देखिए, जब आप 6 से 7 से 8 से कोचिंग स्टार्ट करना शुरू करते हो, तो मैं एक पर्सनली नहीं, मेरी कोई भी जो ओपिनियन है वो मैं पर्सनली यहाँ पे नहीं दूंगा। इस ओपिनियन को आप एक मान के चलिए कि एडवांस लेवल ओपिनियन या एक एक्सपर्ट ओपिनियन है कि कभी भी 6, 7, 8 से जेई की या नीट की तैयारी स्टार्ट नहीं होती है। आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिसाइड 11th में आके करते हो। 7th और 8, 9, 10th में आप बेसिक्स पे काम करना शुरू करते हो, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करते हो। जब आप बेसिक मैथ से शुरू कर देते हो 7th, 8 से, और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप देखिएगा वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ में, हमारे नेबर में ही अगर हम बात करें तो चाइना में 9th में इंटीग्रेशन पूरा पढ़ा दिया जाता है, जो कि 12th में आके स्टार्ट होता है हमारे यहाँ पे। तो हम 3 साल वैसे ही लेट हो जाते हैं। आप ऐसे समझें कि चाइना में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनका 9th में ही इंटीग्रेशन अगर वो पढ़ रहे हैं, तो अगर हम 7th, 8, 9th से अगर हम इंटीग्रेशन और ये सारी बेसिक चीज़ें पढ़ना शुरू कर दें, मैं बोलता हूँ इंटीग्रेशन भी नहीं पढ़ें। अगर आप सिर्फ वेक्टर्स, बेसिक मैथ्स, लॉगरिथम, ग्राफ कैसे प्लॉट किए जाते हैं ये पढ़ेंगे, तो 10th तक आप लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि मुझे इंजीनियरिंग की तरफ जाना है या मुझे मेडिकल की तरफ जाना है। आपका इंक्लिनेशन किस साइड में है। फिर आपके लिए बिल्कुल भी इट वोंट बी ए पजल टू सॉल्व। आपके लिए बिल्कुल क्लियर होगा कि आपको इंजीनियरिंग करना है कि मेडिकल करना है। आप दोनों केसेस में आपको बेनिफिट है। कैसे? 10th तक अगर आपका मैथ्स, बेसिक मैथ्स स्ट्रांग हो जाता है और आप मेडिकल की तरफ जाते हैं, तो फिजिक्स आपको कभी परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने बेसिक मैथ्स पे काम नहीं किया और मैथ्स को छोड़ दिया पूरी तरह से, तो आपको फिजिक्स आपके लिए एक हेडेक बनेगा, जो कि इस साल भी बना है बच्चों के लिए। तो मैं बोलता हूँ 9, 10th में आप बेसिक मैथ्स पे काम करें। 11th से आप कोचिंग स्टार्ट करते हैं, तो नीट की कोचिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने का टाइम लगता है, और कम से कम 12 महीने आपको चाहिए अच्छी रैंक देने में। 1 महीने में नीट की तैयारी नहीं हो सकती। बिल्कुल सर, मोटे तौर पे जो बात आपने कही, मुझे एक चीज़ उसमें से समझ आई कि मैथ्स या गणित जो है इसके बिना गति नहीं है। इन द सेंस कि भाई मैथ्स चाहे बच्चे को आगे कंटिन्यू करना है 11वीं 12वीं में या नहीं करना है, परंतु 9th 10th में जो फाउंडेशन है मैथ्स का, वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। सर, आप भी ये मानते हैं, और जितने भी बच्चे मेरे, अगर मैं अपने बच्चों की बात करूं जिनका सिलेक्शन हुआ है नीट में, उन सब के पास, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, उन सब के पास, मोस्टली के पास में पीसीएम भी था। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? उनको मैथ्स की कभी टेंशन नहीं हुई, उनको फिज़िक्स की कभी टेंशन नहीं हुई। और मैथ्स को टूल की तरह यूज़ करना है, हमें टूल की तरह यूज़ करना है टू स्ट्रेंथन योर फिज़िक्स। तो आप उतना कीजिए जितने की ज़रूरत है। जैसे ही थ्रेशोल्ड पे आप पहुंचते हो, तो आपको मैथ्स की आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो, तो वहाँ पे तो एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट ही है पूरी तरह से मैथ्स, तो आपको उसके लिए तैयारी एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। लेकिन मेडिकल में भी मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप पीसीएम भी लें। मैथ्स से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स को आप साइड में रखिए, उतना यूटिलाइज करो जितने की आपको ज़रूरत है। राइट सर। एक और सर अहम सवाल, जैसा कि अब आपने कहा कि इस इंटरनेट की दुनिया में यूट्यूब के माध्यम से घर घर तक अवेयरनेस, जानकारी पहुंच चुकी है। जितने कैंडिडेट्स पहले अपीयर करते थे और जितने अब करते हैं, इसमें एक बहुत ज़्यादा बड़ा उछाल आया है। लाखों की संख्या में नीट की परीक्षा बच्चे देते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या हर बच्चा डॉक्टर या हर बच्चा इंजीनियर बन सकता है? मान लीजिए उसके मन में ख्वाब है, उसने देख लिया, यूट्यूब पे आपको पढ़ाते देखा, टॉपर्स को देखा और उसे लगा चलो मैं भी नीट या जेईई की तैयारी कर दूं, तो क्या हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है? देखिए, हर बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर तो नहीं बनेगा, सीट्स लिमिटेड हैं। अगर सीट्स को आप आज की डेट में 5 फोल्ड भी कर दोगे, तो भी 50% से ज़्यादा बच्चे नहीं, लगभग 80% बच्चे फिर भी नीट क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक लिमिटेशन है। हम वर्ल्ड की सबसे पॉपुलस कंट्री हैं, तो उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो नीट की तैयारी हो या जेईई की तैयारी हो, आपने याद रखना है, अ कॉम्पिटिशन इज़ ऑलवेज अ कॉम्पिटिशन। उसमें आप ये मान के चलिएगा कि ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम है। तो इसमें आप जब भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखना है कि आप अपना बेस्ट एफर्ट दें, ताकि आपको ये रिग्रेट ना हो। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली 76,000 या 1 लाख सीट में
आप मान के चलें 26 लाख में से 25 लाख को फेल होना ही है। अब वो फेल होना है या आप अपने आप को फेलियर मानते हो, इन दोनों में डिफरेंस है। तो आपने समझना है कि 25 लाख बच्चों को इस बार भी सीट नहीं मिलेगी, सिर्फ 1 लाख को ही सीट मिलेगी। तो नीट और जेईई की तैयारी के साथ साथ आप ये याद रखें कि तैयारी जब आप करते हो, अगर मैं जेईई की तैयारी कर रहा हूँ, सपोज एक बच्चा जेईई की तैयारी कर रहा है या नीट की तैयारी कर रहा है, तो उसको एक थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस करना है। उसके बाद उसका आईक्यू इतना होगा कि अगर वो नीट भी नहीं जाएगा तो भी लाइफ में सक्सेसफुल बनेगा, क्योंकि नीट और जेईई की तैयारी को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप उसके बाद किसी प्रोफेशनल कोर्स में भी जाते हैं, सपोज आप NFSU में चले गए या आप मेडिकल साइंस बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में चले गए, तो वहाँ पे कितने आपके पास मतलब जिसे कहते हैं ना वास्ट रिसर्च एरिया अवेलेबल है। तो आपने नीट और जेईई की तैयारी में सिर्फ MBBS को ही काउंट नहीं करना है। सर जब हम नीट की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ हम MBBS को ही काउंट कर लेते हैं। नीट की तैयारी में बहुत सारे और चीज़ें हैं। नीट में 17 तो मेजर कोर्सेज हैं, उनमें से एक MBBS है। तो आप एक बार अच्छे से पढ़ाई करें और इट शुडंट बी अस, आपको हम हिंट दे सकते हैं कि आपको क्या करना है। अल्टीमेटली आपको इनर जो कॉन्शियस होता है, जो आपकी इनर वॉइस है, वो इट शुड बी टेलिंग यू कि आपको जाना कहाँ है। ट्रू सर। कहते हैं जी, विकल्प बहुत से मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक ले जाने के लिए। अश्विनी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वो मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या होने चाहिए बच्चे के लिए? जैसा कि आप इस पॉडकास्ट से पहले मुझसे जिक्र कर रहे थे कि मेडिकल प्रोफेशन जो है हाईली रिवॉर्डिंग प्रोफेशन है। सो क्या ऐसी चीज़ें जो है अगर उनका एक्सपोजर बच्चे को मिलता है, उस बारे में जानकारी मिलती है, तो वो मोटिवेशनल रहेगा उसके लिए? सर मैं बोलता हूँ जो नीट की तैयारी कर रहा है उसे मोटिवेशन की पहले तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये थोड़ा सा बुकिश बात हो जाएगी। रियलिस्टिक बात यह है कि नीट की अगर आप तैयारी कर रहे हो, डॉक्टर प्रोफेशन आप चुन रहे हो, तो सबसे पहले ये सबसे रिवॉर्डिंग है। आप देख लीजिए टॉप 10 डॉक्टर्स की अगर आप बात करेंगे, वर्ल्ड के टॉप 10 डॉक्टर्स की छोड़िए, इंडिया के टॉप 10 डॉक्टर्स की अगर आप बात करें, इनफैक्ट दिल्ली के टॉप 10 डॉक्टर्स की अगर आप बात कर लें, तो वो फिनेंशियली सोशली वो वहाँ पे स्टैंड करते हैं जहाँ पे इंडिया का कोई इंजीनियर स्टैंड नहीं करता है। 1 या 2 एक्सेप्शंस आप सुंदर पिचई वगैरह के छोड़ दें, बाकी कोई भी इंजीनियर वहाँ पे स्टैंड नहीं करता है। तो इट गिव्स यू, आप फिनेंशियली अगर बात करें तो आपको वो आउटकम देता है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, बियॉन्ड इमेजिनेशन। राइट। आप अगर सोशल रेपुटेशन की बात करें तो आप देखिए मोस्ट रेप्यूटेड जॉब में आता है आप। तो जॉब जब आपके पास दोनों चीज़ें हैं, और सबसे थर्ड बात तो सर मैं मेंशन करना भूल गया यहाँ पे कि मोस्ट अनसैचुरेटेड है। आज की डेट में इंडिया में लगभग 106,000 सीट्स हैं जिनमें अच्छे डॉक्टर बनेंगे। उनमें से अगर आप मान के चलें, अगर मैं उसे आज की डेट में 10 गुना भी कर दूं तो भी इंडिया के पास डॉक्टर्स की कमी रहेगी। तो सोचो कितना अनसैचुरेटेड है ये चीज़। तो कोविड में हमने देखी भी सर, डॉक्टर्स की कमी थी यहाँ पे, मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी थी यहाँ पे। और जब मैंने एक वर्ड यूज़ किया था बीच में, एक सेगमेंट यूज़ की थी बायोटेक, तो बायोटेक्नोलॉजी में आप देखो जितने भी ये वायरसेस आ रहे हैं, जितने भी बैक्टीरिया, इनके ऊपर रिसर्च चल रही है। MRD है, मल्टी ड्रग, MDR जिसे बोलते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो आ रहा है, इसके ऊपर रिसर्च के लिए कितना ओपन फील्ड है ये। बिल्कुल सर, कोविड की वैक्सीन बायोटेक्नोलॉजी से बनी। बिल्कुल, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसका फिर आप 110% योर जॉब, योर करियर इज गोइंग टू बी मतलब माइंड ब्लोइंग। ग्रेट सर। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपके इस 20 सालों के अनुभव में मैं अक्सर सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ, हम 7वीं बार नीट दे रहे हैं, हम 8वीं बार नीट दे रहे हैं। सर, एक बच्चे को जिसने सिंसियरली पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर के प्रिपरेशन करी है, कितनी बार ये परीक्षा देनी चाहिए? सर, जब आप परीक्षा देने जा रहे हो तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैंने जेईई एक बार दिया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो टारगेट ये होना चाहिए कि एक बार में हो जाए। आपका एफर्ट वो होना चाहिए कि एक बार में पूरी ताकत लगा दो। ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब आप पहली बार में जंप करते हो तो आप फुल एफिशिएंसी के साथ करते हो। जब दूसरी बार में करते हो तो वो एफिशिएंसी आपकी कम से कम 10 to 15% डाई डाउन कर जाती है। तो आपको एक बार या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक बार रिपीट और कर सकते हो। तो मैक्सिमम मेरा सजेशन यही रहता है अपने स्टूडेंट्स को कि 2 बार से ज़्यादा नीट नहीं देना चाहिए। आपने अगर 7-8 बार नीट देके आप चले भी गए, नीट में आपने अच्छे रैंक लेके क्वालिफाई भी कर गए, उसके बाद आपने 4.5 साल MBBS के, उसके बाद नीट PG की तैयारी,
और उसके बाद नीट जो पीजी करना है तो आप मान के चले मोर और लेस 10 साल का आगे बिल्कुल आपको पढ़ाई करनी होती है। तो 10 साल की पढ़ाई और प्लस नीट की तैयारी 2 साल मिला लो तो 12 साल मेरे ख्याल से इतना टॉर्चर काफ़ी है, राइट। इससे ज़्यादा क्यों टॉर्चर करना है खुद को। 2 साल में नहीं हो पाया है तो आप मान के चलो कि कुछ तो भी कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो उस चीज़ को एड्रेस करें और अपनी लाइन को चेंज करें, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। एक और अहम बात सर, इस बार नीट 2025 का जो हमने पेपर देखा बहुत ही अनकन्वेंशनल, अनप्रिडिक्टेबल रहा। हालांकि सर यूट्यूब पे आप भी या मैं भी हमने ये वीडियो देखे होंगे कि मेरे ही पढ़ाई में से आएगा, जो मैंने कह दिया वही है, लोग पेपर तक लीक कर रहे हैं। सो इस बारे में थोड़ा सा आप क्या कहना चाहेंगे? केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को लेकर के भी आप मुझे ज़रूर बताइए एंड ओवरऑल भी बताइए, ये जो बदलता परिवेश है नीट एग्ज़ाम का, इस संदर्भ में बच्चे को किस तरह से अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए? सर इस बात से तो देखिए मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आपने जो यूज़ किया था वर्ड एक कि नीट का जो पेपर था बड़ा अनप्रिडिक्टेबल था, बड़ा टफ था। मैं बोल रहा हूँ पेपर इस बार सही आया है, लास्ट ईयर इजी था। इस बार जो पेपर है पेपर के हिसाब से आया है पेपर। इसमें ऐसे नहीं है कि कोई भी आया अल्लम गल्लम और नीट को क्वालिफाई कर गया। इस बार 720 किसी के आए? आप बोलो 720 छोड़िए, 690 तक कोई पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया। दिस वाज द लेवल। यही पेपर हुआ करता था, पेपर को डाइल्यूट किया गया था। इसी वजह से क्या हुआ, वो लोग भी आने लगे नीट की तैयारी में जिन्हें नहीं आना चाहिए था। तो कंपटीशन का जब पेपर होता है तो नेशनल लेवल वो रिप्रेजेंट करता है। आज की डेट में नीट की तैयारी करने से पहले 2 बार लोग सोच रहे हैं ना, क्योंकि पेपर अच्छा है। अब जो डॉक्टर बन के आएगा 2025 के जो 2025 के जो पेपर हैं, उनमें से जो नीट क्वालिफाई करके और जो डॉक्टर बनेगा वो क्या डॉक्टर बनेगा, आप सोचो इस चीज़ को सर। तो नीट का अब सही आया है, देर आए दुरुस्त आए। मैं हमेशा से इस बात को मानता हूँ सर, और ये आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। पेपर परीक्षा हमेशा कठिन होनी चाहिए। अगर परीक्षा आसान है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता। फिर उसमें वो बच्चा भी क्वालिफाई हो जाएगा बाय चांस जिसने ढंग से तैयारी नहीं की है। तो और अगर मैंने मान लिया कि किसी बच्चे के, आप सोचिए लास्ट ईयर 700 वाले बच्चे को भी एम्स नहीं मिला, तो आप सोचो अगर 700 मार्क्स लाने के बाद भी बच्चा एम्स नहीं ले पा रहा है तो इसका क्या फ़ायदा है। तो ऐसा एग्ज़ाम होना चाहिए जिसमें 700 नंबर लाने वाला बच्चा आउट ऑफ द वर्ल्ड वाला हो। तो इस बार का पेपर बिल्कुल सही था, पेपर टफ बिल्कुल नहीं था। इस बार पेपर के लेवल ने बहुतों की पोल खोल दी है। आप ये देखिए, जो इस बार बोल रहे थे कि मेरे पढ़ाए हुए में से सारा पेपर आ जाएगा, ढूंढो उन्हें, इस बार वो ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। अब कोई बोल के दिखाए। और मैं ये हमेशा से मानता हूँ सर, 2016-17 में एक क्वेश्चन आ गया था नीट में कि जॉन टेलर इफेक्ट क्या होता है। जॉन टेलर इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया जो आज तक जेईई में नहीं आया। अच्छा। तो नीट का पेपर में वेरिएशंस पहले होते थे। 2013 का पेपर उठा के बच्चों सॉल्व करके देखो एक बार। मैं पेरेंट्स को भी सजेस्ट करूंगा कि 2013 के पेपर को देखो, 15 के पेपर को देखो, 16 के पेपर को देखो, 19 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7 क्वेश्चंस को आप उठा के देखो। SnCl2 की स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये वो पेपर थे जो वाकई अच्छे डॉक्टर बना रहे थे। तो 2024 के पेपर से आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस मत लेना। आपको अगर तैयारी करनी है नीट की तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए 2015 AIPMT का पेपर, 2016 का पेपर, 2025 का पेपर। तो ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए कि पेपर ऐसा आएगा या इससे बेटर आएगा। अगर आप ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हो, मैं एक चीज़ पूछता हूँ सर, ओलंपिक्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो और वहाँ पे आपको एक 5 फीट जंप करना है, तो आप घर पे तैयारी 6 फीट की करोगे या 5 फीट की करोगे? अगर आप 5 फीट की तैयारी करके जा रहे हैं एग्जाम में, तो जैसे ही आप एग्जाम के प्रेशर में लेंगे तो आपकी एफिशिएंसी कम से कम 10% डिक्रीज कर जाएगी। तो आप कभी भी एग्जाम में 5 फीट जंप नहीं कर पाओगे। तो सजेस्टेड ये है कि एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी की डोमेन से बाहर निकलिए, चीज़ों को एक बार क्लब करने की, मिक्स करने की कोशिश करें। नीट में पेपर अब जो फॉर्मूला बेस्ड पेपर आता था वो अब शायद नहीं आएगा। तो आगे से तैयारी आपको सिंसियरली करनी है और सीरियस मैनर में करनी है। इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। एनसीईआरटी के बाहर की दुनिया में भी थोड़ा सा एंटर करना पड़ेगा।
राइट। एक और अहम सवाल सर जो पेरेंट्स का भी है, स्टूडेंट्स का भी होता है कि अब ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं बच्चों के पास, तो पेरेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि बच्चा घर रह करके ऑनलाइन इस चीज़ की तैयारी करे या फिर वो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे या कुछ ऐसा हाइब्रिड सिस्टम रखे कि कभी ऑफलाइन क्लासेस कभी ऑनलाइन। तो प्लीज़ इस सवाल का ज़रूर जवाब दीजिए, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि रूरल एरिया से भी बच्चे हैं और अर्बन एरिया से भी स्टूडेंट्स जो है तैयारी करते हैं। देखिए, ऑनलाइन का बहुत कंट्रीब्यूशन है उन बच्चों की तैयारी में जो कहीं बैठे हैं मुक्तेश्वर में या कहीं पौड़ी गढ़वाल में बैठे हैं या जिनको कम्यूटिंग टाइम लग जा रहा है बहुत ज़्यादा। ऑनलाइन ने उस वास्ट ऑडियंस के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी ओपन कर दी है जो पहले नीट के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। पहले जो बच्चे नीट के बारे में सोचते भी नहीं थे, अब वो अपने घर पे बैठे हुए वही क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इस ऑनलाइन के ओशन में बहुत सारे ऐसे हैं जो टीचर हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं। आपने इस मामले में थोड़ा सा सावधान रहना है कि जब आप चूज़ करें तो याद रखिएगा कि आप थोड़ा लेवल का चूज़ करें। कोई भी टीचर हो, आप कोई भी टीचर चूज़ कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन। बट अगर आपके पास ऑफलाइन का ऑप्शन है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑफलाइन में जाइए। लेकिन अगर आपके पास ऑनलाइन का ऑप्शन है तो ऑनलाइन में आप खुद ऑप्शन नहीं बनेंगे। आपने कोशिश करनी है कि आप एक अच्छा ऑप्शन चूज़ करें। याद रखिएगा, क्वालिटी मैटर करती है। एक अच्छा एजुकेटर, आपने देखा है ना, गुरु द्रोण की एक मूर्ति को सामने रख के, एक अच्छे टीचर की, एक अच्छे गुरु की मूर्ति को सामने रख के एकलव्य बन सकता है आदमी। लेकिन अगर गुरु ही डाउटफुल है, जैसे कि इस बार नीट में हुआ है, तो उस कंडीशन में बच्चों ये डेट्रीमेंटल हो जाता है। तो इस डेट्रीमेंटल केस को आपने अपने साथ, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। आपने, जहाँ करियर की बात आती है, मैं हमेशा बोलता हूँ सर कि यू शुडंट बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट नहीं बनना है जिसके ऊपर लोग आके एक्सपेरिमेंट करें। तो ऑनलाइन अपनी जगह बहुत अच्छा है, बट चूज़ वेरी वाइजली, वेरी केयरफुली। सर, आपने कहा कि एक सही गुरु की पहचान बच्चे को सही समय पे कर लेनी चाहिए, लेकिन ये जो एरा है जिसमें इतने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स हैं, जहाँ पे एक ही स्टूडेंट के रिजल्ट को इतने सारे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्लेम कर रहे हैं, तो एक पेरेंट होने के नाते भी मुझे ज़रूर बताइए और एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि किस तरह से चुनाव किया जाए किसी एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का या अच्छे मेंटर का। जो समझदार लोग हैं सर, वो ये जानते हैं कि एक बच्चा जिसकी रैंक कुछ भी आई है, सपोज़ 7 ही आई है नीट में इस बार, वो बच्चा 3 अलग अलग सिटीज़ के, एक साउथ इंडिया, एक नॉर्थ इंडिया, एक सेंट्रल इंडिया के इंस्टीट्यूट से ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले सकता। ये कॉमन सेंस है, बट वही है, हैविंग कॉमन सेंस इज़ वेरी अनकॉमन। ये एक चीज़ है। तो इस पे मैं यही बोलूँगा कि समझदार बनो। अगर कोई ये बोल रहा है आपसे कि देखो कौवा आपका कान लेके भाग गया, तो सबसे पहले अपना कान तो चेक करो। अगर कोई आपको मिसलीड कर रहा है तो इसका मतलब आप मिसलीड होने के लिए तैयार बैठे हो ना। ऐसे कोई आपको मिसलीड नहीं कर सकता। तो आप पहले समझदारी से काम लें। और ये बात हमेशा देखिएगा, अखबार पे नहीं, आप अपने सीनियर से बात कीजिए जो उस जर्नी को अच्छे से एक फ्लाइंग कलर्स के साथ रिजल्ट दे चुके हैं, इस जर्नी को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आप उनसे बात करें। अखबारों में या सोशल मीडिया से आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाएंगे तो ये चीज़ें बैकफायर करेंगे। तो रिज़ल्ट्स कई बार पब्लिश होते हैं, अच्छी चीज़ है। रिज़ल्ट्स पब्लिश होने का कुछ फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि मोर एंड मोर स्टूडेंट्स आर थिंकिंग ऑफ नीट। नुकसान ये है कि इट इज़ हाईली मिसलीडिंग। तो आपने समझदारी से काम लेना है। याद रखना है, अच्छा चुनिए और रेफरेंस से चुनिए। अगर कोई मेरा ये नहीं कि मेरे मामा का लड़का तैयारी कर रहा था, उसने वहाँ से तैयारी की थी फलाने इंस्टीट्यूट से, तो मैं भी तैयारी करूँगा। नो, इट शुडंट बी लाइक दिस। आपने कोशिश करनी है कि 2-4 जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनसे पूछें। आप एक बार देखें, टीचर को भी देखें, उसकी क्वालिटी को भी देखें, उसकी इन डेप्थ नॉलेज को भी देखें। ठीक है। जो टीचर, आप ऐसे समझिए कि एक बैटिंग कोच, अगर मैं क्रिकेट से आज की जनरेशन रिलेट कर पाती है, अगर सचिन तेंदुलकर को मैं आज बैटिंग कोच बोलूं कि इंडियन टीम का बन जाए, तो ही इज़ वेल क्वालिफाइड, वेल डिजर्विंग। लेकिन एक ऐसे बैट्समैन को जो कभी वनडे खेला ही नहीं हो, जिसने कभी उस जर्नी को एक्सपीरियंस ही ना किया हो, या जिसने कभी वो उस लेवल का
गेम ही ना देखा हो वो गाइड नहीं कर पाएगा आपको। तो बिल्कुल वैसे ही है, मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड, वी आर टॉकिंग इन जेनरिक टर्म्स। आप अच्छे गुरु चुनिए, और अच्छा गुरु चुनने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त की ज़रूरत नहीं है। आप अगर यूट्यूब पे भी जाएंगे, 4 वीडियोज़ उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि टीचिंग में और नाचने गाने में डिफरेंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एडुटेनमेंट आजकल ये शब्द चल रहा है कि एडुटेनर्स है। सो बच्चों को वाकई ये समझ होनी चाहिए कि अगर आपने गलत गुरु चुन लिया और उसके बहुत लॉन्ग टर्म परिणाम जो है वो आपको फिर भुगतने पड़ेंगे, और बच्चों को भुगतने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को सर। और किस तरह से बच्चे इमोशनली, कई बार होता है कुछ टीचर्स की बातचीत करने के तरीके से या उनके चुटकुले सुनाने से, नाचने गाने से जो है वो प्रभावित हो जाते हैं। और सर मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि बच्चे जब नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, फेल होते हैं, तब भी उनकी मानसिकता ऐसी कर दी जाती है उन अध्यापकों के द्वारा कि वो बच्चा अपना ही दोष निकालने लग जाता है कि शायद मुझ में ही कमी रह गई थी। वो बिकॉज वो इंस्टीट्यूट्स वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स दे देते हैं कि देखिए हमने तो इतने सिलेक्शन कर दिए, और रियलिटी कुछ और ही होती है। सर इसमें बच्चे की गलती नहीं होती है, बडिंग स्टेज में होते हैं। Right. उनको जैसा दिखाया जाएगा वो अनसीमेंटेड होते हैं पूरी तरह से। इसमें मैं एक छोटी सी बात ऐड करूँगा कि बेटा, अगले जब भी आप नीट के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने जाओ, अपने इमोशंस को साइड में रख दो। True. इमोशनल होके आप लाइफ में कोई भी एक डिसीजन देख लो जो आपने इमोशनल होके लिया होगा, वो बैकफायर किया होगा। तो इमोशनल होके नहीं सोचें, प्रैक्टिकल होके सोचें। यहाँ पे आप अगर अच्छा डॉक्टर बन जाओगे तो आपकी जो स्टेबिलिटी है ना रिलेशनशिप की, टीचर्स के साथ भी, भले ही वो ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हो, वो लाइफ टाइम चलेगी। मैं सर आपको जिस बच्चे को मैंने 17 साल पहले पढ़ाया था, उस बच्चे को मैं अभी उसके साथ मैं आज भी बात करता हूँ। आप सोचिए, ऑनलाइन इकोसिस्टम में कुछ ऐसा हो गया आजकल कि जो बच्चा एक बार निकल जाता है फिर दूसरा उसे आके रिप्लेस कर देता है, वो बच्चा धुंध में खो जाता है कहीं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप लॉन्ग टर्म रिलेशंस या लॉन्ग टर्म जो होता है ना, इमोशनल जो बॉन्डिंग रहती है, वो तभी होती है जब उसमें प्रैक्टिकलिटी इन्वॉल्व होती है। तो प्रैक्टिकल पहले बनो। प्रैक्टिकल होने का मतलब ये है कि 2 साल तक आप अपनी 11th में और 12th में पूरी तरह से इमोशंस को साइड रखेंगे, प्रैक्टिकल होके सोचेंगे व्हाट इज़ गुड फॉर यू, जस्ट चूज़ इट, व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू। अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, और सर मैं बोलता हूँ, अगर 90 मिनट्स की क्लास में अगर आपका 85 मिनट्स यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए आप गलत जगह पे हैं। इससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं हो सकता। सीधा सा स्टैंडर्ड दे रहा हूँ मैं आपको, आप इसे स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, आप इसे रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी 1.5 घंटे की क्लास है, 90 मिनट्स की क्लास है, उसमें अगर आप 85 मिनट यूज़ नहीं कर रहे हो तो बेटा आप गलत जगह पे हो। बस सिंपल है, वो कहीं भी है। वो मेरी क्लास अगर है, उसमें अगर मैं 80 मिनट्स यूज़ कर रहा हूँ तो मतलब मैं आपको सही गाइड नहीं कर रहा हूँ। एज अ टीचर 5 मिनट्स ओके, इट इज़ ओके, 5 मिनट्स आप इधर की उधर की बातें कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक बड़ी अच्छी सी वफ़ा मेठी की शेर है, ना इधर की ना उधर की बात कर, मुझे ये बता कि काफ़िला क्यों लूटा। तो यहाँ पे फिर वो काफ़िला लूट जाता है और फिर हम लकीर पीटते रह जाते हैं। पहले संभलो, बाद में हो जाने के बाद उसके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एक बार गलती कर देते हो तो इरिवर्सिबल डैमेज होता है। तो इसे रोकना है तो आप पहले ही अपने इमोशंस को साइड में रखें। और ऑनलाइन बहुत ब्रूटल है, तो ऑनलाइन से तो आपने याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपके इमोशंस की आपको लगता होगा कि कदर है। मैं पिछले 6 साल से ऑनलाइन फील्ड में हूँ तो मैं अच्छे से समझता हूँ। आप भी सर 6 साल, आप तो उससे पहले से हैं। True. तो इसको साइड में रखिए। पढ़ाई करते वक्त इमोशंस नहीं, और जब हम इमोशनल है तो उस टाइम पे पढ़ाई नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे तो एक दूसरे को ये काटेंगे, कैनिबलाइज करेंगे। जो बच्चे नीट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं या जेई की परीक्षा जिन्होंने अगले साल देनी है, उन बच्चों के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि जितना भी समय अभी है उनके पास, इसमें वो किस तरह से अपनी तैयारी करें? आप एक प्लान बनाइए पूरा। अगर आपके पास 8 घंटे डेली पढ़ाई का वक्त है तो कभी भी 8 घंटे का टाइम टेबल मत बनाइए, आप 6 घंटे का बनाइए। आप उसे फॉलो कर लोगे। याद रखना है, अगर आप एक डिसिप्लिन्ड मैनर में 6 घंटे डेली पढ़ाई कर रहे हो तो यू विल बी सक्सेसफुल। अगर आप 12 घंटे एक दिन कर रहे हो, अगले दिन 4 घंटे, उसके अगले दिन आपने सोचा चलो अब तो हो ही गया है, 12 और 4 16 घंटे हो गए हैं, 2-3 दिन का मेरा पूरा मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, तो इट डजंट गो लाइक दैट। आपने 6 घंटे का डेली डिसिप्लिन के साथ में पढ़ाई कीजिए। 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे बायो,
आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपका काम बन जाएगा। आप इसमें थोड़ा बायो में, क्योंकि बायो वाले सर बोलेंगे बायो में तो बॉटनी और जूलॉजी दोनों है और 50% सिलेबस है, तो सर ने 2 घंटे कम बता दिया, तो आप बायो को 3 घंटे पढ़ सकते हैं। तो ऐसे, लेकिन ये मत सोचिएगा कि बायो ईजी होती है। ईजी और डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। आप फिर वही रिलेटिविटी लगती है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आपको बायो के आपको 90 क्वेश्चंस करने हैं बेटा, बायो के 90 क्वेश्चंस आपको करने हैं 1 घंटे में। राइट। आप सोचो। अच्छा सर, कुछ बच्चों को अगर आप बुक्स या केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए कोई स्ट्रेटेजी बताना चाहें तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। केमिस्ट्री में आप सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के जो रिलेटेड चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से तैयार करना शुरू करें। जैसे आपको मोल कॉन्सेप्ट जब पढ़ रहे हो तो याद रखना है मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स को साथ साथ पढ़िए, और क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आने वाला है, आपको लिक्विड सॉल्यूशंस में काम आने वाला है मोल कॉन्सेप्ट आपके। साथ में जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो इन डेप्थ पढ़िए, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ में आप मॉडर्न फिजिक्स के कुछ पार्ट्स को भी पढ़ लीजिए। तो अगर आप 12th में हैं, अगर आप 11th में हैं तो यू आर सेफ, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है। 12th वाले बच्चों को रिलेट करना आना चाहिए ताकि वो अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाएँ, ताकि वो 2 साल के काम को 1 साल में 10 महीने में अच्छे से कर पाएँ। तो आप इंटरलिंक्ड जो चैप्टर्स हैं, जैसे बायो का भी कोई चैप्टर होगा सर जो 11th में होगा, उसका 12th में यूटिलाइजेशन होता होगा। केमिस्ट्री में तो ऐसे बहुत सारे हैं। अगर आपको जीओसी नहीं आती तो आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साफ हो जाएगी। तो आप 11th की ऑर्गेनिक बहुत सीरियसली पढ़ाई करेंगे, 11th की फिजिकल बहुत सीरियसली पढ़ाई करेंगे। इनऑर्गेनिक को आप पढ़ते रहिए, रिपीट करते रहिए, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग वगैरह चैप्टर को अगर आप छोड़ दें, बाकी में जहाँ पे भी रिएक्शंस आएंगी, जहाँ पे याद करने का आएगा, जहाँ पे आपको पूछा जाएगा बताओ कितने एटम्स एक प्लेन में हैं, तो ये सारी चीज़ें कुछ याद करने वाली हो जाती हैं। इन्हें आप लेटर स्टेजेस पे याद कर सकते हो। एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ और उनको आप पढ़ना शुरू कर दें। साथ में अगर कोई बुक सॉल्व कर रहे हो, आप क्वेश्चंस को कभी भी मार्क ना करें। जो भी अच्छा क्वेश्चन आए उसके ऊपर स्टार लगा लें। नेक्स्ट टाइम में जब आप रिवाइज कर रहे हो तो सिर्फ स्टार वाले क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, पूरी बुक को सॉल्व मत कीजिएगा। कई बार बच्चे शिकायत कर रहे होते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। वो टाइम आएगा कहाँ से? सबके पास वही 24 घंटे हैं। उन 24 घंटे में से आप कैसे कर सकते हो? स्मार्ट वर्क कर सकते हो। ये स्मार्ट वर्क वाला आइडिया मैंने आपको भी बता दिया है। स्टार मार्किंग कीजिए, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाइए, माइंड मैप्स बना के पढ़ाई कीजिए। अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि ये दिमाग से स्लिप आउट हो जाएगी तो आपने क्या करना है, उसके नियोमोनिक्स याद रखने हैं। जैसे बायो में खूब होते हैं, केमिस्ट्री में भी बहुत सारे हैं। राइट सर। अच्छा सर, बच्चे आपके अगर यूट्यूब पे वीडियोस देखना चाहें, वैसे तो आपके बहुत सारे चैनल्स पे हज़ारों वीडियोस अवेलेबल हैं, आप कुछ स्पेसिफिकली बताना चाहें बच्चों को कि कहाँ पे आपके जो है करंट वीडियोस या लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस वो केमिस्ट्री के देख सकते हैं? सर गूगल कर लीजिए, गूगल से बढ़िया कुछ नहीं है। यूट्यूब पे भी अगर आप जाके अश्विनी त्यागी केमिस्ट्री सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी रेफरेंस ले, मैं यही बोलूँगा, जैसे किसी चैप्टर को आप पढ़ रहे हो अच्छे से, ठीक है, और उसमें आपको लगता है, फॉर एग्जांपल एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको लगता है कि यार ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, तो यूट्यूब को यूटिलाइज़ कीजिए। यूट्यूब पे आके आप घंटों घंटों बैठ के वीडियो मत देखिए। तो आपने उस क्वेश्चन को, उस पर्टिकुलर टॉपिक के वीडियो को देखना है सिर्फ और हट जाना है। बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे मत बिताइए आप लोग, उससे भी आपका एनर्जी का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, टाइम का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। जैसे सर का भी मैं बात करूँगा, अगर आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखना है तो मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब के पूरे इकोसिस्टम में, आप इंडिया के छोड़ दीजिए, आप वर्ल्ड के भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको उस लेवल का वीडियो नहीं मिलेगा जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बायो मुझे सबसे डिफिकल्ट लगता था। यूट्यूब के सर के 2-3 वीडियो मैंने देखे और मुझे बायो इंटरेस्टिंग लगने लगा। मैंने भी सर के, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, मैंने भी सर के कितने सारे बायोकेमिस्ट्री के और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोस देखे एंड आई वाज मेस्मराइज्ड। इतने खूबसूरत तरीके से भी कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा सकता है। मुझे बहुत डर लगता था सर अपने टाइम पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। आफ्टर वॉचिंग योर वीडियोस, मतलब मज़ा आ गया मुझे देख करके। ऑर्गेनिक आसान है, बायो भी आसान है, बट वही है कि मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए। बस आपने याद रखना है, 3-4 पॉइंट्स हमने किए हैं। एक तो नीट के बारे में हमने आज बात की डिटेल में, तो नीट पे आपने 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा नहीं, आप अपना बेस्ट दें। दूसरी चीज़ें, सेलेक्ट योर गुरुज वेरी केयरफुली, वाइजली। तीसरी बात याद रखनी है, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो इमोशनल
जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको बिल्कुल ज़ीरो कर लीजिए, साइड में रख दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अभी बडिंग स्टेज में हैं। याद रखना है, इमोशनल मैनिपुलेट, बेटा आप ऐसे नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, जहाँ भी ऐसा आपको नज़र आए समझ लीजिएगा वो जगह आपके लिए सही नहीं है। ये आपके लिए एक जिसे कहते हैं ना, ये रेड फ्लैग्स होते हैं कुछ जो आपको देखने होते हैं और इनको आइडेंटिफाई करके अपने वहाँ से निकल लेना होता है। पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करो। एक भी ऐसा बच्चा आप मुझे बता दीजिए सर जो झंडे बुलंद करते थे, एक भी बच्चा ऐसा, एक सिंगल स्टूडेंट, गिव मी अ सिंगल गुड एग्जांपल जिसका सिलेक्शन हुआ। और ये कई बार तो हम हंस देते हैं इस चीज़ पे, बट ये बड़े दुख की बात है। ये बड़े दुख की बात है। इट इज़ अ वेरी सैड थिंग, इट्स वेरी सैड कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना पूरी ताकत लगा दी, अपनी पूरे इमोशंस को शैटर करा लिया, उन बच्चों का सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। तो ये बड़े दुख की बात है। तो ये एक क्या है, कॉन्स में आता है ऑनलाइन के, तो आप इनसे बचिए। आपके पास अगर ऑफलाइन का ऑप्शन है तो ऑफलाइन जाइए। अगर आप कहीं रिमोट एरिया से पढ़ रहे हैं, आपको रेफरेंस के लिए पढ़ना है, ब्रशअप करना है अपनी चीज़ों को, तो आप ऑनलाइन से कर सकते हैं। सर, और मुझे भी लगता है कि सर हर बच्चा जो है वो ऑनलाइन वाले सीन के लिए सूटेबल नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ज़रूरत है कि एक फिजिकल, मैं हमेशा कहता हूँ नथिंग कैन रिप्लेस द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अ टीचर। वो उनको एक कनेक्शन चाहिए, बिकॉज बच्चों की और भी कई सारी परेशानियाँ होती हैं अदर देन देयर कोर एकेडमिक्स, और जब फिजिकली एक टीचर प्रेजेंट है, एक मेंटर प्रेजेंट है, तो वो उन परेशानियों को बेहतर तरीके से समझ सकता है। सर क्लास में जब बच्चों के सामने आप बैठे होते हो और या बच्चे आपके सामने बैठे होते हैं, इट गोज़ टू वेज, तो ये टू वे है कम्युनिकेशन। तो उसमें क्या होता है, आप बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशन से पता लगा लेते हो कि इसको समझ में आया या ये सिर्फ दिखावा कर रहा है कि मुझे समझ में आया। तो ऑफलाइन का अपना अलग फ़ायदा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन में कोई कमी है। कमियाँ हम में हैं, ऑनलाइन में नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज़ करने से पहले मैं अपने पे लेके चल रहा हूँ, कमियाँ हम लोगों में है। एक्चुअल में क्या है कि वी गेट कैरीड अवे वेरी अर्ली, हम बहुत जल्दी कैरीड अवे हो जाते हैं चीज़ों को लेके। बच्चों के साथ भी वैसा ही है। आपको रेफरेंस के लिए पढ़ना है, अगर आपको श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन समझ में नहीं आई है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सर्च करो, पढ़ो, आगे बढ़ो। ये अप्रोच होनी चाहिए। आपके पास टाइम लिमिटेड है, एंड टाइम, जितने भी फ्री रिसोर्सेज आपके पास हैं वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली हैं। तो आप टाइम को बहुत वाइजली यूज़ करेंगे। याद रखना है, टाइम और टाइड कभी किसी की वेट नहीं करता है। तो टाइम को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करें। इफेक्टिवली यूटिलाइज अगर आप टाइम को करेंगे तो आप ऑनलाइन पढ़ें, आप ऑफलाइन पढ़ें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बट इसमें एक कैच आ जाता है कि आपकी लेवल ऑफ टीचिंग वो होना चाहिए जिससे नीट की हीट को आप बीट कर पाएँ। याद रखना है, एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी होती है, तैयारी के हिसाब से एग्ज़ाम कभी नहीं होता है। तो नीट के लेवल को आप प्रिडिक्ट करने के बजाय अपने लेवल को बढ़ाओ। इससे क्या होगा, नीट का लेवल जो भी हो जाए, इट विल बी प्लेइंग विद टॉयज फॉर यू। राइट, बड़ी खूबसूरत बात आपने कही है सर, ये कि आपकी तैयारी इतनी मजबूत, इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि फिर एग्ज़ाम किसी भी लेवल का आए, आपको वो जो है डिफ़िकल्टी महसूस नहीं होगी। सो आई थिंक अश्विनी सर, बहुत सारी बातें हमने एड्रेस करी हैं। अगर बच्चों की और भी कोई क्वेरीज होंगी तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अश्विनी सर का टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी होगा। आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, कोई भी क्वेरीज हों, प्लीज़ फील फ्री टू डिस्कस। कुछ भी और आप शुभकामनाएं सर बच्चों को देना चाहें? बिल्कुल, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। याद रखिएगा कि आप हैं तो हम हैं, क्योंकि एक गुरु, आज की डेट में गुरु द्रोणाचार्य का नाम अर्जुन के नाम से होता है, एकलव्य के नाम से होता है। अगर अर्जुन नहीं होते तो आज गुरु द्रोण को कौन जानता सर। आज भी हम अपने उन बच्चों की बात करते हैं। मैं आज भी मनदीप सिंह विर्क की बात कर रहा हूँ जो 2007 में पढ़ा था। 2007 के नीट एग्जाम के AIPMT बोलते थे जब, AIPMT में रैंक 2। तो ऐसे बच्चों की बात हम आज इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो बच्चे वो है जिन्होंने हमें वाकई प्राउड फील कराया, हमारी पहचान बना दी। तो मतलब आप हमारी पहचान बनाओ, ये हम चाहते हैं। तो आप भी चाहते हैं, आप भी वही चाहते हैं कि आप अपनी पहचान बनाओ और साथ में गुरु को भी प्राउड फील कराओ, अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराओ। उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक सिस्टमेटिक तैयारी कीजिए। सिस्टम के साथ अगर आप तैयारी करोगे तो आपको मैं गारंटी दे देता हूँ, आपको दूसरे अटैम्प्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। नीट में अगर आप लेवल की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल सिंपल एग्ज़ाम है, प्रिडिक्ट करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, ना कोई प्रिडिक्ट कर सकता है।
तैयारी अच्छी हो जाए, जैसे सर ने भी बोला था, अगर आपका लेवल अच्छा है पढ़ाई का, आपने हवाई चीज़ें नहीं पढ़ी है, आपने ढंग से पढ़ा है, जैसे अब से 1 साल पहले सब लोग बोल रहे थे, आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिए कि नीट में फिजिक्स फार्मूला बेस्ड आता है। अब वो लोग कहाँ हैं आप ढूंढिएगा, वो आपको ढूंढने पे भी नहीं मिलेंगे। अगर आप अभी माइक्रोस्कोप लेके भी ढूंढेंगे उन्हें तो वो नहीं दिखेंगे आपको कहीं। तो दे हैव कंप्लीटली वैनिश्ड। अब कोई नहीं बोलेगा ये बात कि नीट का पेपर, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता आ रहा था कि पेपर कब ऊंट कब किस करवट बैठेगा किसको पता। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि लक के भरोसे आप खेल जाएं। आप कोशिश करें, तैयारी अच्छी रखो और लेवल की तैयारी करो। जहाँ पे अब कैसे पता चले सर बच्चों को कि लेवल की तैयारी हो रही है? आप एक स्टैंडर्ड बुक को सॉल्व कर रहे हो, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, पेपर में आपके मार्क्स लगातार अच्छे आ रहे हैं, आपको हर पेपर में सीखने को मिल रहा है, आपके मार्क्स या तो कंसिस्टेंटली अच्छे हैं या इम्प्रूव कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि तैयारी अच्छी है कि नहीं है। राइट। एक बड़ी ही खूबसूरत बात सर ने कही कि जो रिसोर्सेज देखने में फ्री लगते हैं उनकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ जाती है। सो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। एंड मैं आशा करता हूँ कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपको बहुत सारी बेहतरीन बातें पता चली होंगी और आंखें भी खुली होंगी, पेरेंट्स की भी और स्टूडेंट्स की भी। तो चलिए जी, आई थिंक अश्विनी सर इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। माय प्लेजर।